मैं कहूंगा कि डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर सर्टेन है कि नीट एग्जाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि राइट। इस साल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कंट्री को रेगुलरली डॉक्टर्स की जरूरत है। तो बिल्कुल। हो गई, चाहे थोड़ा और डिले हो जाए, बट होना है। तो आपको अपना स्ट्रेस नहीं लेना है और मोटिवेशन लूज नहीं करना है। आपको बस रिवीजन करते रहना है। ये सोचना चाहिए कि आपके लिए तो अच्छा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया रिवीजन के लिए। Welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Shweta. NEET examination is conducted across the India every year by a national testing agency. Now, we have a lot of toppers who crack this examination every year. Today, we have with us a very interesting topper who secured a rank of 34 in All India Institute of Medical Sciences, a JIPMER rank of number 3, and a NEET rank of 89. We have Aryan Bansal with us. हेलो मैम। और कैसे हैं आप? अभी आप घर पे ही होंगे, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, लॉकडाउन की वजह से। तो आई एम श्योर आपने आपने पहले भी कभी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की है, मतलब आपने कभी पहले ऑनलाइन पढ़ा है? नहीं, इससे पहले नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि कभी लॉकडाउन खत्म होगा और कभी आप दोबारा फिजिकल क्लासरूम को देख पाएंगे। एक नया एक्सपीरियंस है, आप आराम से चिल करके बेड पे लेट कर पढ़ सकते हैं। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक एक और बेनिफिट ये भी है कि अगर आपको थोड़ा लेजीनेस महसूस हो रही है तो आप कभी भी अपने आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेक्चर्स क्योंकि रिकॉर्डेड होते हैं तो आप कभी भी देख सकते हैं। तो आर्यन, आप एक बार, वैसे तो मैंने बता ही दिया है हमारे व्यूअर्स को, लेकिन आप एक बार खुद बताना चाहेंगी कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस आपने अटेंड किए हैं और किन किन में आपकी क्या क्या रैंक आई है, तो ताकि वो लोग भी जान पाए कि एग्जैक्टली आपने क्या क्या अचीव किया है नीट में। Yeah, of course. I secured all India rank 34 in AIMS, third in JIPMA, and 89 in NEET. इसके अलावा I have also qualified KVPY. ओके, सो अभी आपका ये सब आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, तो अभी आप राइट नाउ आपने क्या अपने आगे आपको किस चीज में मेजर करना है, ये आप थोड़ा बताना चाहेंगे? I am currently pursuing MBBS at All India Institute of Medical Sciences. जो स्ट्रीम मुझे आगे लेनी है इसके बारे में तो अभी मैंने नहीं सोचा, वो तो पीजी करने के बाद ही जब सोचा जाएगा। अभी तो बस ये है कि एमबीबीएस अच्छे से करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आर्यन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी यहाँ पर, लाइक वेन एवर वी और समबडी पासिस अ 10th स्टैंडर्ड, तो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है 11th 12th में, क्योंकि जो भी स्ट्रीम हम लेते हैं वो डिसाइड करता है कि आगे हमें क्या बनना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो लेनी है, लेकिन क्योंकि उन्हें बायोलॉजी पसंद है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजीज थी जब आपने 10th क्लियर किया था? आपने कब सोचा था कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था अपने टाइम पे कि मैथ्स लेना है या बायो लेना है। मुझे मैथ्स पर्सनली बेटर लगती थी, बट मैं बनना डॉक्टर चाहता था। तो मैंने प्रोफेशन की वजह से बायो लिया। एंड जब मैंने बायो पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफी अच्छा लगा, एंड फिर वो मैथ्स से अच्छा लगने लगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो प्रोफेशन चाहते हैं उसी का सब्जेक्ट लें। और आप सब्जेक्ट वाइज ना सोचें कि आपको कौन सा बेटर लगता है, आप प्रोफेशन वाइज सोचें, क्योंकि आगे आपका प्रोफेशन ही काम आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने वैसे तो। लेकिन ये चीज भी देखी गई है कि जब हम फिजिक्स, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो इट कम्स ऑलवेज हैंड इन हैंड। नाउ ऐसे में वी नो दैट जो पेपर आपके सामने होता है जब आप नीट के लिए अपीयर करते हैं, ऑफ कोर्स जो परसेंटेज होता है मार्क्स का वो आपको भी पता होगा क्योंकि आपने दिया है लास्ट ईयर। बायोलॉजी के लिए इट इज ऑफ कोर्स मोर, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लेस। तो ऐसे में मतलब क्या, अगर किसी, क्या अप्रोच एग्जैक्टली होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, जस्ट नॉट द बायो एंड बट द अदर टू सब्जेक्ट्स? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, क्योंकि 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं।
यस, तो उन्हें भी पैरेलली उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी बायोलॉजी, क्योंकि एट टाइम्स देखा गया कि बायोलॉजी उतना रैंक डिटरमाइनिंग नहीं होता जितना मेडिकल एस्पिरेंट्स के केस में फिजिक्स होता है, क्योंकि काफी लोगों को फिजिक्स का फियर होता है। तो उसी केस में अगर एग्जैक्टली। आप फिजिक्स को अच्छे से करोगे तो आप रेस में आगे निकल पाओगे। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा एक सजेशन है हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स एंड जिपमर जो देना चाहते हैं प्रॉब्ली दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, हाउ वाज योर डेली शेड्यूल लुक लाइक? कैसा था? आप दिन में पढ़ते थे, शाम को पढ़ते थे? कितने घंटे आपने पढ़ाई की है यहाँ तक पहुंचने के लिए? अगर घंटों की बात करें तो मेरा बहुत वेरिएबल था, किसी दिन 8 भी हो जाते थे, किसी दिन 2 या 3 ही रहते थे। मैं बेसिकली घंटों के हिसाब से नहीं, जितना मुझे कवर करना है सोच लेता था और उतना पढ़ता था, चाहे वो कितने ही टाइम में हो, ज्यादा लगे या कम लगे। रात और और दिन आपकी का तो ऐसा या कुछ नहीं है, मैं कभी भी पढ़ लेता था। अगर रात को मूड कर रहा है तो रात को, दिन में मूड कर रहा है दिन को। तो ऐसा कोई ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है नंबर ऑफ आवर्स की? 14 आवर्स है तो 14 आवर्स होना ही चाहिए, या फिर 10 आवर्स है तो 10 आवर्स होना ही चाहिए? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? यस, आपको टाइम डायरेक्टेड नहीं, आपको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए अपने राइट, एक्शंस में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ एक्स नंबर ऑफ चैप्टर्स कर लिए हैं इस टाइम तक और यही आपका टारगेट है जो अचीव हो गया है, तो आप फिर ब्रेक ले सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। ये बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होता है कि जैसा कि हमने भी सुना है, आपको भी पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दे स्ट्रेच नंबर ऑफ आवर्स एंड दे थिंक दैट this will create a major impact during the examination. However, moving to the next question, जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, कि जब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ आपको अभी इस फील्ड में आगे जाना है, तो exactly when did you start reading the books and when did you start your preparation? After 10th or before 10th, or was it after 11th? How was it? मैंने बेसिकली नाइन्थ में थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ना शुरू कर दिया था, बट उस टाइम मैंने डिसाइड नहीं किया था कि नीट लेना है या क्या करना है, बस बेसिक कॉम्पिटिटिव स्टफ पढ़ता था। फिर 11th में जब मैं आया तो मैंने नीट ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू करी, कोचिंग आकाश कोचिंग ज्वाइन करी, एंड फिर वहीं से मैंने नीट के लिए प्रिपेयर किया। तो अब आपने जैसे बताया है कि हम्म। आपने आकाश ज्वाइन किया, कोचिंग ज्वाइन किया, तो कितना बड़ा हाथ है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जितने भी बच्चे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन या नहीं? बिकॉज एक परसेंटेज होता है जो क्लियर करता है, एक परसेंटेज होता है जो क्लियर नहीं कर पाता है। तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर दे वर्थ स्पेंडिंग द मनी ऑन? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि कोचिंग में आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है। ऑल इंडिया टेस्ट के थ्रू आप अपनी रैंक को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि एट द एंड आपके मार्क्स या आपका पर्सनल अचीवमेंट मैटर नहीं करता, आपका रिलेटिव अचीवमेंट मैटर करता है। अगर राइट, आपके अच्छे मार्क्स हैं बट फिर भी आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो वो मैटर नहीं करेगा, बट बुरे मार्क्स पे भी आपकी रैंक अच्छी है तो रिलेटिव देखा जाता है सब कुछ। एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल आपने ठीक कही बात। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी करते हैं, दे डू नॉट, दे यूजुअली कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू द कोचिंग सेंटर्स, उनके लिए व्हाट इज योर सजेशन? आई मीन, कैन एक्चुअली डूइंग द सेल्फ स्टडी मेक यू गो थ्रू द नीट एग्जामिनेशन? कैन दिस हैपन? ये सेल्फ स्टडी से भी मेरे बहुत बैचमेट्स हैं एम्स में ही जिन्होंने करा हुआ है। तो अगर आप खुद ही एक रेगुलर शेड्यूल बना लो कि आज इतना करना ही है तो सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, बट उसके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं किसी कोचिंग की, ताकि आपको टेस्ट देने की आदत हो एंड टाइम मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप नीट एग्जाम देने जाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपका स्टडी स्केड्यूल कैसा था? आपका टाइमिंग्स और आपका मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? फिजिक्स को टाइम देना है तो कितना टाइम देना है? बायोलॉजी को फोकस करना है, या फिर केमिस्ट्री में मार्क्स लाने की प्रिपरेशन करनी है? तो क्या स्टडी स्केड्यूल था अलोंग विद द बोर्ड्स? मेरे साथ ऐसा था कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता था, तो मैं उसी सब्जेक्ट को अच्छे से करता था। जैसे अगर मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी तो बस वो एक दो चैप्टर उसी सब्जेक्ट के अच्छे से, फिर नेक्स्ट डे अलग सब्जेक्ट का अलग चैप्टर। और अगर बुक्स की बात करें तो सबसे पहले जो बाइबल कहना चाहिए वो है एनसीईआरटी। जी, एनसीईआरटी तो बिल्कुल। तीनों सब्जेक्ट्स की 11th एंड 12th दोनों बाय हार्ट अच्छे से करनी है, कोई चीज नहीं छोड़ना, मतलब फिगर एक एक फिगर से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके तो अलावा ऐसा मैंने भी है कुछ जी, कोचिंग की या मॉड्यूल्स रेफर करी थी,
and at times I referred some extra books like H.C. Verma in physics and M.S. Chauhan and N. Awasthi in chemistry and Truman's in biology. वेल आपने बुक्स तो बता ही दी है, वेल थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन पर सब्जेक्ट क्योंकि मार्क्स डिफर करता है, एक परसेंटेज डिफर करता है, तो किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, लाइक क्योंकि आपको भी पता है कि हर सब्जेक्ट का मार्क्स जो है थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। दिस फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि एक लाइक एक जगह उनको काउंट कर लिया जाता है, और बायोलॉजी इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स टोटली 360। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं नीट क्लियर करने के लिए या जिपमर में जाने के लिए, एम्स के लिए, तो एग्जैक्टली आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स? जिस किस चैप्टर को या किस सब्जेक्ट को ज्यादा करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वो वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मुझे पर्सनली केमिस्ट्री में एंड पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी वीकनेस लगती थी, तो मैं उसी पे टाइम ज्यादा देता था। तो अगर आपकी जो भी वीकनेस है आप उसे ज्यादा टाइम दें। आप सब्जेक्ट वाइज ना सोचें कि बायो की 360 क्वेश्चन 360 मार्क्स का पेपर है तो बायो ज्यादा करनी है। आप अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ये उनके लिए आई थिंक वीकनेस को अपना टारगेट बनाना एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होना चाहिए नीट की प्रैक्टिस के लिए, आई थिंक, जो कि हमारे टॉपर का भी मानना है। तो आपने बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको ऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ लगता था, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोगों को होता है कि फिजिक्स बहुत टफ लगता है, और जब हम लोग 10th से पास आउट होके 11th में जाते हैं, तो ये सोचना कि क्या स्ट्रीम आगे ली जाए, it becomes a really good it becomes a really important question, becomes a part of your life. तो उस केस में how was the background in, like how was the situation in your family? Were your parents supporting you during that time, during this decision? मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई डॉक्टर्स वाले नहीं है, तो कोई प्रेशर भी नहीं था। जैसे कुछ होता है ना कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का तो बच्चों को तो डॉक्टर बनने है, ऐसा कुछ पेरेंट्स कह देते हैं, बट ऐसा नहीं था। बट फिर भी मतलब जब मैं 11th के स्टार्ट में था तो एक डिलेमा में था कि मैथ्स लूं या बायोलॉजी। बट एट द एंड मैंने डिसाइड किया जब बनना डॉक्टर है तो बायोलॉजी ही लेनी है। अब अगर आपको उसमें फिजिक्स हार्ड भी लग रही है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो आप उसी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना बनाए, स्ट्रेंथ बनाए। जैसे मेरे केस में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा हार्ड लगती थी तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। ओके, तो ये तो आपने बिल्कुल बताया कि आपने किस सब्जेक्ट को जो वीकनेस है उसको टारगेट बना के उसको एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने एग्जाम में प्रेजेंट किया। लास्ट ईयर जब आपने एग्जाम दिया था आर्यन, तो आप ये बताएं कि जब जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आई थिंक एक बहुत ही बड़ा एक टेंशन होती है कि जब एग्जाम पेपर हाथ में आएगा तो विच सेक्शन टू स्टार्ट फ्रॉम। आई थिंक 3 घंटे का पेपर है, और 3 घंटे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया था, और किस तरीके से आपका जो अप्रोच था टुवर्ड्स क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, तो वो आप थोड़ा बताइए प्लीज। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है, बट मैं अपनी बता देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स से एंड आई अटेम्प्टेड अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस। फिर आई वेंट टू बायोलॉजी एंड देयर आल्सो आई अटेम्प्टेड अराउंड हाफ ऑफ द बायोलॉजी। फिर देन आई मूव्ड टू केमिस्ट्री एंड आई कंप्लीटेड इट in one go, and then I resumed with my physics and finally with biology at the end. मेरे हिसाब से अगर आप एक सब्जेक्ट को आधा आधा करके करेंगे तो आप उससे बोर नहीं होंगे। अगर आप एक ही गो में आप सारे 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के कर लेंगे तो आपका फिर दिमाग उसी तरह से चलेगा, आप खाली बायो का ही सोच पाएंगे। तो अगर आप आधा आधा बांट के करें तो आप ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल सही बात है इस चीज को लेके। तो जो तीनों सब्जेक्ट हैं, आपकी क्या टिप्स हैं तीनों सब्जेक्ट को लेके? बिकॉज बहुत सारे, आपसे मैंने पहले भी पूछा था कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका फिजिक्स वीक है, कुछ ऐसे हैं जिनका इनऑर्गेनिक वीक है, किसी का बायोलॉजी वीक है। सो आपकी क्या टिप्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स को लेके, और किस तरीके से जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं इक्वली एट द सेम टाइम? सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट से घबराना नहीं है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप उसे ही ज्यादा करो। बायोलॉजी में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि उसमें डायग्राम्स की लेबलिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, इन पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक।
उसमें जो मेजोरिटी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस को लिफ्ट करते हैं वो। राइट। एंड फिजिक्स आप कई लेवल्स पर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला फर्स्ट लेवल बनाइए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और थ्योरी क्लियर कर लेनी है। फिर आप कोई बेसिक सी अपनी मॉड्यूल कर सकते हैं किसी कोचिंग का, एंड उससे क्वेश्चंस करें। फिर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, और अगर आपके ये सब अच्छे से हो गए हैं, देन गो फॉर अ नाइस कॉम्पिटिटिव बुक लाइक एच सी वर्मा और डी सी पांडे फॉर फर्दर राइट। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कंसेप्ट्स। That is absolutely very nice suggestion to all the viewers and all the aspirants. तो ऐसे में आपने जैसे कि आपने बताया कि अभी आप एम्स में हैं, आपने एग्जाम इसके अलावा जिपमर का भी दिया, नीट का भी दिया, तो एम्स अगर नहीं तो एम्स या जिपमर में से अगर आपको पहले जब आपने एग्जाम दिया था चूज करने का आपके पास ऑप्शन था, तो व्हाई एम्स एंड व्हाई नॉट जिपमर? सी एम्स का एक अलग ही टैग है। और राइट। जब मैं पढ़ता भी था तो वैसे मैंने कोई रैंक एम नहीं करी थी कि पर्टिकुलरली कौन सी रैंक लानी है, बस ये था कि अच्छा करना है। बट कहते ना ड्रीम कॉलेज आपके माइंड में होता है, तो वो एम्स ही था। तो जब रिजल्ट आया एम्स का, फिर तो मतलब कोई सेकंड थॉट भी नहीं था कि जिपमर जाना है या कहीं और जाना है, बस एम्स ही जाना है फिर तो। In 10 years of my teaching, I have guided thousands of medical aspirants towards their dream medical college. The life of a doctor is immensely fulfilling, one that I experience every day. I understand the syllabus is vast and there is a lot to remember. Through mnemonics, I will help you strengthen your memory and enable you to understand the concept in a much better way. I am Dr. Rajkumar Singh and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. Okay. So आर्यन, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 ईयर का बैक लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन वंस अगेन। तो ऐसे स्टूडेंट को क्योंकि उनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाती है या मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो 1 साल का वेट करने के बाद दोबारा से एग्जाम देना एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सब होता है। तो आप ऐसी क्योंकि आपने वन टाइम में ये सब चीज क्रैक की है, तो somebody who is taking a 1 year gap, इसके लिए आपकी क्या टिप्स और क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? मैं तो यही कहूंगा कि मोटिवेटेड रहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो खुद गैप लेयर ड्रॉपर्स थे, बट उन्होंने बहुत अच्छा करा है। तो ड्रॉप लेना थोड़ा हार्ड होता है, बट अगर आप मोटिवेटेड रहें और अपने आप में बिलीफ रखें तो फिर तो कुछ भी हार्ड नहीं है। एंड कॉलेज में आके कोई नहीं पूछता कि आप 12th से कराए आपने या ड्रॉप पर थे राइट। आप। सब आपको इक्वली देखेंगे, एंड इनफैक्ट आपकी कोई रैंक तक नहीं पूछता। राइट। तो रैंक तो याद आया कि आपने जब 11th और 12th पास किया होगा, तो 12th में आपने बताया कि जो ऑलमोस्ट जो 12th है, जो बोर्ड्स हैं, वो इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ नीट एग्जामिनेशन। तो आपकी क्या जो स्कोरिंग रही है 12th में, जो परसेंटेज आई है, वाज इट, आप बताना चाहेंगे अपने यूजर्स को, लाइक हमारे एस्पिरेंट्स, उसके बारे में? I got 98.2% in 10th and 96.2 in 12th. Which is absolutely incredible. I think ये तो इससे क्या मोटिवेशन मिला आपको? इससे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं नीट क्लियर कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी आपको ऐसा लगा? हाँ, थोड़ा मोटिवेशन तो मिलता ही है, क्योंकि बोर्ड्स बिल्कुल बेसिक स्टेप होता है आपकी राइट। परफॉर्मेंस को जज करने का। एंड क्योंकि बोर्ड्स में एनसीईआरटी का ही मैटर आता है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ चलो एनसीईआरटी का तो अच्छे से आता है, तो काफी बूस्ट अप मिल जाता है आपको। तो राइट, ये तो एनसीईआरटी तो डेफिनेटली हर चीज का बेस है और हर एग्जामिनेशन का बेस है। तो अगर एनसीईआरटी किया तो आई थिंक हर एग्जामिनेशन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड एंड टू अटेम्प्ट। तो जब आपने पेपर देखा, आपने जब अटेम्प्ट किया है, तो कितना जो लेवल होता है क्वेश्चंस का, हाउ, बिकॉज आई हैव हर्ड कि जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल होता है काफी ट्विस्टेड होता है। सो इज इट राइट, इज इट जस्ट लाइक द एनसीईआरटी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो एस्पिरेंट्स रेफर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी होता है एनसीईआरटी के अलावा भी किसी और चीज पे जो है टाइम दिया जा सकता है, या फिर इट्स जस्ट अबाउट एनसीईआरटी? सी मैं एक नीट पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगा। फर्स्ट 80% क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से होंगे। ओके। 10% होंगे जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं, बट एनसीईआरटी की एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। लाइक कोई लाइन लिखी है एनसीईआरटी में और उसको यूज करके आपका आंसर बन रहा होगा किसी क्वेश्चन में।
एंड बचे हुए 10% क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर होंगे, बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा रीडिंग करी है या आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आप जरूर उन्हें टैकल कर सकते हैं। That is again a very nice suggestion. तो आर्यन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल लाइफ में थे, अपना जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना, तो एक चीज होती है कि हाँ, हम जिस ग्रुप में रहते हैं, हमारा जो सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, दैट आल्सो मैटर्स। तो आपकी कंपनी, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु जस्ट डिसेबल ऑल द सोशल मीडिया एंड दे डेडिकेट देयर फुल टाइम टू द प्रिपरेशन। तो इसमें आपका क्या कहना है? Is it important to have a social life outside the things that you're already working on, the examination, या फिर अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेट करने से ही जो है रिजल्ट मिलेगा आपको? मैंने सोशल लाइफ कट नहीं करी थी, बट मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बात करता था, फोन कॉल्स भी हो जाते थे, बट हम फोन कॉल्स पे भी जैसे किसी को एकदम से क्वेश्चन दे दिया एंड चैलेंज किया कि ये करके दिखा, तो हमारे मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप था, बहुत हमें हेल्दी कंपटीशन था, मतलब एक दूसरे के लिए रहता था कि इस बार हराना है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वर फ्रेंड्स, कोई किसी के लिए जेलसी नहीं थी, इट वाज जस्ट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। So it was a healthy peer group that you were a part of. Definitely, I think it matters a lot whenever you are giving an examination, having a peer group which supports you completely and which are the people who are there along with you in the preparation. I think it makes a lot of difference to the preparation that you're doing. तो आर्यन, आपसे मेरा जो अगला सवाल है, that is जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आई एम श्योर बोर्ड्स भी होंगे साथ में, अलग दूसरे सब्जेक्ट्स भी होंगे और नीट का प्रिपरेशन भी था। सो डिड यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ वर्कलोड और प्रेशर? डिड यू गो थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, या क्या था एग्जैक्टली? आपने किसी तरह का प्रेशर अपने ऊपर लिया या नहीं लिया, और अगर लिया तो किस तरीके से उसको मैनेज किया? मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी तो दोनों का ही पार्ट है, बोर्ड्स का भी एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का भी, तो मैंने थ्रू आउट द ईयर अपने को नीट ओरिएंटेड ही पढ़ाई करी, बट एट द टाइम ऑफ अराउंड February last year I stuck to boards preparation and just I devoted that 1 month to boards and then I resumed with my NEET preparation. Which is all right. So ऐसे में जब आपने स्टडीज, आई थिंक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्टडीज दोनों बहुत चीजें मैटर करती हैं. सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, आर यू सोशली inclined towards any of the activities or any sports जिससे आपका पास टाइम या जो आपके स्पेयर टाइम में आपको जिसने थोड़ा मोटिवेट किया है? was there anything of that sort? Yes, I'm particularly inclined towards music. I play 2-3 instruments and I sing as well. That is very good. I think that is a major stress buster. अगर कोई भी प्रेशर या किसी भी तरीके से आपको वर्कलोड हो रहा है, तो I think music and probably playing some sport also helps. So ऐसे में जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आया, so what was exactly the reaction of your friends and family? How happy they were? थोड़ा एम्स का रिजल्ट डिले हो गया था, पहले वो शाम में आना था एंड देन इट गॉट डिलेड बाय अराउंड 4-5 आवर्स, तो उस टाइम मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब आएगा या नहीं, फिर एकदम से पेरेंट्स ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, तो मैंने भाग के गया एंड कंप्यूटर पे रिजल्ट चेक किया एंड जब रैंक देखी तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एंड आई नो आई टुक अ लीप इन द एयर आउट ऑफ एक्साइटमेंट। मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी, फ्रेंड्स का भी कॉल आ रहा था, सारे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, तो सभी एक्साइटेड थे क्योंकि आई वाज गोइंग टू बिकम अ फर्स्ट डॉक्टर इन माय फैमिली। Right. So अभी आपने कभी सोचा है कि which field are you going to choose now after now that you are in AIIMS already, you have already landed up here, which is I think one of the most prominent institution for the medical preparation. So have you ever thought about it? Which field, which major would you be choosing? अभी के लिए मेरा टारगेट है कि एमबीबीएस अच्छे से करना है, एग्जाम्स पे ध्यान देना है। मैंने अभी फील्ड नहीं चूज करी है अपने माइंड में कि पीजी के में क्या करना है, अभी के लिए तो एमबीबीएस पे फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है। राइट. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास लाइक जो who has a lot of pressure of equally performing well in both the board examination and
the medical examination or several other examination. तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, ऑल द डूज एंड डोंट्स? सबसे पहले मैं कहूंगा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो कॉम्पिटिटिव हो, मतलब लोग राइट, आपसे जेलस ना हो, आपकी आधी रात में भी हेल्प कर दे। राइट, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं अराउंड 1 मंथ पढ़ नहीं पाया था माइग्रेन इश्यूज की वजह से। तो अगर आपको कुछ हो गया, आपने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया, तो स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आप पास तो कंट्रोल कर नहीं सकते। जब राइट. कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो आप उसी दिन से लग जाओ फिर और खूब मेहनत करो। Also, how was the night before the examination, or how was the time which you spent before the examination? आपको पता है कि अभी थोड़ी देर में पेपर स्टार्ट होने वाला है या एक रात पहले की बात है, तो क्या कोई कोई नर्वसनेस या कोई प्रेशर, थोड़ा सा लोड, वर्कलोड की how is it going to go? Were you confident enough? What was your reaction during that time? सी, मैं नर्वस तो नहीं था, मैं तो बल्कि एक्साइटेड था कि पेपर होने वाला है, जल्दी से हो जाए फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं Right, हमेशा यही सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपके ब्रेन को ओवर पावर नहीं कर सकता। वो तो खाली right. 180 क्वेश्चंस आएंगे, बट हमारे ब्रेन ने प्रिपेयर करा हुआ है काफी ज्यादा क्वेश्चंस के लिए। तो इसलिए Right. यही सोच के मैं कॉन्फिडेंट फील करता था। तो ऐसे में जो अब जो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हम सबको पता है, और अभी जो है खाली नीट ही एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, देयर विल नॉट बी एनी एम्स एंड जिपमर सेपरेटली। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लोगों ने बहुत प्रिपेयर किया है, एंड आई एम श्योर कुछ लोगों का जो है बहुत ज्यादा मन है इस वक्त एग्जाम देने का, लेकिन क्योंकि जो एक्सटेंड हो गया डेट उसकी वजह से नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स को आपकी क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं। अब ऐसे में जो ऑलरेडी 2 महीने बाद अभी एग्जाम शेड्यूल हुआ है, उसका भी टेंटेटिव, इट्स ऑलरेडी वेरी अनसर्टेन कि कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। तो व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू, एंड व्हाट आर द सजेशन और एनी ट्रिक्स और एनी टिप्स व्हिच यू वुड लाइक टू गिव दोस स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली? मैं कहूंगा कि डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर सर्टेन है कि नीट एग्जाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि राइट, इस साल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कंट्री को रेगुलरली डॉक्टर्स की जरूरत है। तो बिल्कुल, हो गई, चाहे थोड़ा और डिले हो जाए, बट होना है। तो आपको अपना स्ट्रेस नहीं लेना है और मोटिवेशन लूज नहीं करना है। आपको बस रिविजन करते रहना है। ये सोचना चाहिए कि आपके लिए तो अच्छा है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया रिविजन के लिए। तो आप रोज राइट. टेस्ट दें एंड रिविजन करते रहें। So do you think online classes are also as good as the physical classrooms? अभी अगर आप अभी की सिचुएशन के बारे में जाने तो, क्योंकि काफी सारे इंस्टीट्यूट और काफी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस दे या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि इज इट अ बेटर वे टू स्टडी, और फिजिकल, और इज द फिजिकल क्लासरूम इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एट ऑल? See, I don't think there is any match for physical classes, but राइट, the online classes are the best alternative possible if they are in the current scenario like there is lockdown. तो बेटर है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करें, एटलीस्ट कुछ सीखने को मिलता है, ना कि अगर आप खाली पड़े रहें घर में और कोई क्लासेस ना करें। राइट. सो आपने बताया कि दैट यू आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ एम्स नाउ, तो अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ऑल द मेडिकल स्टाफ, द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस, दे हैव डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ, द डे टाइम एंड द नाइट टाइम, making sure that the situation right now is under control. So in AIMS, I'm sure there must be a lot of doctors who would be doing the same thing. As an approach, would you see yourself doing the same thing in the coming days or in the coming years? ऐसा कुछ आप करना चाहेंगे कभी? या मैं तो बहुत विलिंग हूँ ऐसा कुछ करने के लिए कि मैं काम आ पाऊँ, मतलब ऐसे कोई पेंडेमिक में। मतलब मैं सोच रहा था कि अगर मैं इंटर्न भी होता तो एटलीस्ट ट्राई करता कि मैं कुछ अपना जो भी बेस्ट दे सकता हूँ वो दे पाऊँ, बट राइट. गोइंग दैट मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो कुछ नहीं कर सकता। तो आर्यन, मैं आपसे आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे, आकाश में थे, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपने बताया कि आपने बहुत सारे मॉक एग्जाम जो थे दिए थे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से जा रही है, नहीं जा रही है। तो मॉक एग्जाम का कितना जो है एक इम्पैक्ट पड़ता है जब आप रियल एग्जाम देने की चांस आता है, जब बारी आती है, तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस?
ती मॉक एग्जाम से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आप कितना टेंटेटिव स्कोर ला सकते हैं एक्चुअल एग्जाम में भी। तो जैसे मेरा स्कोर अराउंड 670 टू 680 रहता था, तो मुझे लगता था कि हाँ नीट एग्जाम में भी मैं इतना स्कोर अचीव कर सकता हूँ। तो एक आपको आइडिया दे सकता है ताकि आप उस हिसाब से आप तैयारी करें जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। So while you prepared for it, while you attempted it, and till the time जब तक result नहीं आया, what was the exact rank you were expecting? आपने कुछ expect किया होगा एग्जाम देने के बाद, आपका कुछ expectation था ऐसा कि हाँ मैं ये rank तो almost आ ही जाएगी? I was sure of an under 100 rank in NEET, but AIMS was little doubtful because you never know. Even if you get around 52, 53 rank, you can miss getting in admission in All India Institute of Medical Sciences. So I was sure of NEET, but not of AIMS. So now that you have already gotten to AIMS, how is your college going on? I'm sure अभी तो online classes चल रही हैं, लेकिन जब आपने start किया था, how is exactly AIMS and how is it different from the other colleges that one aspires to be in? सी एम्स बहुत बड़ा कॉलेज है मतलब कॉलेज लाइफ इज फन है, मतलब सीनियर्स इतने ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। मैंने अपने और फ्रेंड से भी बात करी है। हियर यू डोंट हैव टू यूज लाइक सर एंड मैडम इफ यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर्स, सो इट्स क्वाइट चिल लाइफ है। ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। Which is very good. Like it sounds really promising for our aspirants. Now, like whom do you actually give the credit for this entire achievement of yours? जो भी आपने अभी तक अचीव किया है, जितने भी एग्जाम्स आपने क्रैक किए हैं, आई एम श्योर इट्स वेरी, आई थिंक एवरी एस्पिरेंट, एवरी नीट एस्पिरेंट ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू अचीव ऑल दीज एग्जामिनेशंस। तो आप अपनी जो अचीवमेंट है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? I will give credit to my parents and my teachers and my friends too, who kept that competitive spirit alive in me. क्योंकि मेरे केस में फ्रेंड्स का काफी ज्यादा पार्ट था, क्योंकि उनकी हेल्दी कंपटीशन की वजह से मुझ में एक कितनी फायर आती थी कि हाँ यार ये करना है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। राइट, वेरी वेरी नाइस। तो इससे पहले जब आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, डिड यू हैव एनी रोल मॉडल इन योर माइंड कि हाँ मुझे इस तरीके से ये रैंक लानी है, लाइक दिस पर्टिकुलर टॉपर? तो डिड यू हैव एनी सच रोल मॉडल इन योर माइंड? जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने टाइम पे, तो मैं भी ऐसे CTWT इंटरव्यूज देखता था। तो मेरे रोल मॉडल्स वही होते थे जो इंटरव्यूज देते थे, मैं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता था। तो सारे टॉपर्स ही राइट, मेरे रोल मॉडल्स थे। we are glad that we could help you out in some or the other way. So आर्यन, पहले आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। आई थिंक जब भी हम कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, बेसिक क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि which book should I refer to? I think it is a very, it makes a life lot simpler अगर हमारे पास सही स्टडी मटेरियल है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल है। तो स्टार्टिंग विद फिजिक्स के लिए आपने कौन कौन सी स्टडी मटेरियल्स या कौन सी बुक्स को रेफर किया जो विच प्रूव्ड आउट टू बी रियली हेल्पफुल? फिजिक्स के लिए मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी अच्छे से करी, 11th और 12th दोनों में। ओके, एनसीईआरटी में क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट है जितने न्यूमेरिकल्स। लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि फिजिक्स तो खाली न्यूमेरिकल्स का, तो थ्योरी इग्नोर कर राइट। देते हैं। बट आपके क्वेश्चंस भी जब भी सॉल्व होते हैं जब आपका थ्योरी पार्ट बिल्कुल ही ब्यूटीफुली क्लियर हो। फिर थ्योरी अगर आपकी क्लियर हो गई तो आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स पे, जो मैं करता था अपनी कोचिंग की मॉड्यूल से। और एक बार जब कोचिंग की मॉड्यूल हो जाती थी तो मैं अपने टीचर से ही कहता था कि मुझे कुछ ऐसे दे दो। तो वो मुझे पर जेई मेंस एंड जेई एडवांस के टेस्ट पेपर्स देते थे, पर्टिकुलरली फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए। तो उन्हें सॉल्व करके काफी हेल्प मिलता था। एंड इस अगर और टाइम मिलता था तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक मैकेनिक्स एंड मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, इनके लिए मैं HC वर्मा और DC पांडे रेफर कर लेता था। तो अगर आपने जो फिजिक्स को बताया, आपने पहले भी बताया कि फिजिक्स हैज बीन योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्या आपने कभी ट्राई किया कि आप आईआईटी जेईई दे, या फिर एक बार उसमें ट्राई करें फॉर द सेक ऑफ जस्ट ट्राइंग इट? आपने एग्जामिनेशन दिया इस चीज का, आईआईटी का? सी मैं देना चाहता था जब मैं 11th में आया था, तो मेरे को एम था कि हाँ यार IIT करना है। बट मुझे
नीट के लिए मैं फिर ओरिएंटेड हो गया, तो फिर मैंने सोचा नहीं कि यार थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए। मैंने सोचा फोकस एक ही जगह रखो, एक चीज मिल जाती है और वही अच्छे से मिल जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे दैट मैटर्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Right, absolutely. Quality always does matter. So coming back to the preparation and the reference book, chemistry के लिए आपने किन books को, because दोनों subjects अलग अलग हैं, there's one organic chemistry, then there's inorganic chemistry. So was the study material different for both the books, or was it the same? And if the same, what was the study material that you referred to? सी केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी करना तो मस्ट है, क्योंकि फिजिकल बिल्कुल। काफी हद तक फिजिक्स जैसी है। उसमें भी आपको न्यूमेरिकल से पहले थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जो इनकी टेबल्स बहुत अच्छी दी हुई है, लाइक डिसोसिएशन Right, कांस्टेंट की वैल्यूज, तो इनसे डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, बट कंपेयर करने को आ जाते हैं कि लाइक विच हैज द हाईएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमारे को चार दे दिए होंगे ऑप्शंस। तो ऐसे में एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई है तो बहुत काम आती है। और अगर बात इनऑर्गेनिक की करें तो 99% ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं इनऑर्गेनिक में, वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। एंड ऑर्गेनिक इज अ मिक्सचर ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एप्लीकेशन बेस्ड। right. तो अगर आप So, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं ऑर्गेनिक की, तो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। एंड थोड़ा बहुत आप अगर किसी टीचर को रेफर कर रहे हैं या किसी बुक को रेफर कर रहे हैं, तो वो आपको बता देते हैं, क्योंकि उन पे एक्सपीरियंस होता है इतने सालों का, तो वो बता देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। और जो पैटर्न होता है एग्जामिनेशन में इन केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का, तो ऐसा कोई पैटर्न है कि आपको ऑर्गेनिक पे फोकस ज्यादा करना है या इनऑर्गेनिक पे थोड़ा कम फोकस करना है? तो अगर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूँ पेपर में, तो वो किस यहाँ पर कौन सा जो टॉपिक है दोनों टॉपिक्स में से जिसपे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लाइक इट्स सपोज अगर मुझे बताना हो, अगर आपको किसी को बताना हो कि that you should focus on organic part more, so what would that be? क्या ऑर्गेनिक पार्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए या फिर इनऑर्गेनिक पे? सिर्फ फोकस तो तीनों पे ही करना है, क्योंकि एग्जाम में तीनों ही आने हैं और ऑलमोस्ट इक्वल बिल्कुल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तीनों पार्ट से आते हैं। बट ओके। एट टाइम्स ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में थोड़े डिफिकल्ट बन जाते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो अगर राइट। आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक थोड़ी भी अगर वीकनेस है, तो आप ऑर्गेनिक पे ज्यादा टाइम दें फिजिकल में, क्योंकि काफी ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक है वो काफी ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए ये दोनों पार्ट्स फिर भी कंपैरेटिवली इजी रहते हैं एग्जाम में एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Right. Thank you so much for that. And coming back to again the most important subject जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, बायोलॉजी के लिए आपने कौन सी बुक्स को, कौन से स्टडी मटेरियल्स को रेफर किया? बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी तो बाइबल है, उसका हर एक पेज अच्छे से करना है, हर एक डायग्राम, हर एक लेबलिंग, बोथ राइट। 11th एंड 12th। फिर एक बार आपकी हो जाए एनसीईआरटी हो जाए, आप कोई बुक कर सकते हैं, बट उसे अच्छे से फॉलो नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए करना है, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स। इन्हें मैंने तो राइट। ट्रूमेंस एंड अपनी कोचिंग के मॉड्यूल से किया था। बट अगर आप एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं कर पा रहे, तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक करें और अच्छे से एनसीईआरटी करें। कम से कम आपके 90 में से 80 to 85 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप बाकी 5 to 10 क्वेश्चंस के लिए ना जाएं। Bilkul. Thank you so much for this particular suggestion as well, Aryan. This makes me ask you one more question, which I personally would want to know. I think जो लोग प्रिपेयर करते हैं उनके दिमाग में एक चीज होता है कि चलिए मुझे नीट अभी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, नीट में अगर मुझे उसके अलावा मुझे एम्स भी देना पड़े, जिपर भी देना पड़े, तो भी आई विल प्रिपेयर फॉर दैट। लेकिन काफी सारे एस्पिरेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका एक बैकअप होता है कि इफ नॉट नीट, इफ नॉट मेडिकल, देन दिस, then probably I will get an admission into a normal or government recognized university. So ऐसे student के लिए is having a backup good for your goal, or is it just a distraction? सी मेरे केस में मेरे पास एक बैकअप गोल था, क्योंकि आई क्वालिफाइड केवीपीवाई, सो इफ Right. आई डिडंट एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेज, देयर वाज एट द बैक ऑफ द माइंड कि हाँ मैं आईआईएससी बेंगलोर जाके किसी जी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में किसी में हायर स्टडीज अप्रोच सकता हूँ। बट ये रिसर्च बहुत कर सकते माइनर हैं। थॉट था,
क्योंकि Right. मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार कोई कुछ तो मिलेगा, अगर इतना अच्छा नहीं तो कुछ अच्छा मिल जाएगा, Right. बट थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रख के एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चलना ही चाहिए। So do you wish to pursue any research if further, अगर आपको चांस मिले आगे पढ़ने का, MBBS, of course MBBS करने के बाद, MD करने के बाद, रिसर्च करने का, तो would you like to go into research background or just the MBBS and like the proper medicine? अगर मौका मिलता तो आई विल लाइक टू गो टू द रिसर्च बैकग्राउंड। मैंने फर्स्ट ईयर में अभी तक इतना रिसर्च एक्टिविटी नहीं की है, बट आई एम श्योर कि अगर मौका मिलेगा तो मैं आगे जरूर करूंगा। Apart from that, आर्यन, हमारे जो नेक्स्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बेसिकली दैट इज अनदर राउंड, दैट इज व्हाट वी कॉल अ रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जिनके जवाब जो हैं आपको बहुत ही रैपिडली देने हैं। तो इफ यू आर रेडी, वी कैन स्टार्ट विद दैट। तो क्या आप तैयार हैं? यस। ठीक है आर्यन, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, what are you most excited about these days? I know there's nothing to be excited about, but yes, if you can. I'm learning a technique known as finger picking in guitar, so I'm excited about that. Well, that is something extra that you're doing. Apart from that, if you could have coffee with someone from the past, who would it be? APJ Abdul Kalam. Well, I hope that would have been come true, but not really right now. What is the best thing that has happened this year? Although there are not many good things that has happened in this year, but still I think this interview may be the best thing. Thank you so much. We are very glad that you could think of this one. What if you had one superpower, what would it be? Flying. Flying. Well, and that is good. So very nice. Favorite subject in school? Physics. Physics. Very good. One talent you wish you had? Swimming. You can always learn for that, Aryan. The proudest moment? Result of my entrance examinations. Well, we are also proud for that. All right, Aryan, this was the rapid fire round. Last but not the least, अगर आपको कोई भी टिप्स देनी हो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए, कि कैसे जो है, क्योंकि रैंक तो काफी सारे बच्चे लाते हैं, लेकिन टॉप 100 में या टॉप 50 में रैंक लाना, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील। तो आपका क्या प्रॉपर जो सजेशन है वो इन स्टूडेंट्स के लिए होगा? आप क्या बोलना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को who aspire to get a rank within 50 or within 10, within 30? What is your take on that? सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप रैंक एम ना करें कि आपको अंडर 10 या अंडर 50 लानी है, आप अच्छा करने के लिए जाएं, क्योंकि अगर आप रैंक एम करेंगे तो आप अपने पे स्ट्रेस डालेंगे। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया अपने कोचिंग में और आपकी उतनी रैंक नहीं आ पाई तो आपको स्ट्रेस होने लगेगा। तो आप एम करें कि आपको अच्छा करना है, और अगर आप अच्छा करेंगे तो खुद ब खुद आपकी रैंक भी अच्छी आएगी। बस आपके दिमाग में एक ड्रीम कॉलेज होना चाहिए, फिर चाहे आपको कैसी रैंक पे मिले। So, एम्स के अलावा आपके दिमाग में कोई और ड्रीम कॉलेज था? क्योंकि इंडिया में काफी सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो खाली या तो क्या सिर्फ एम्स ही था जो आपकी लिस्ट में था, या फिर AFMC या फिर मौलाना आजाद, तो ऐसा, या खाली सिर्फ एम्स के बारे में आपने सोचा था? नहीं, मैंने एम्स के अलावा भी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड जिप्मा भी मेरे टारगेट लिस्ट में थे। जी, well, that is really good. I'm sure एम्स तो सबका ही सपना है, और अगर आपका पूरा हो गया तो why not एम्स? तो इस चीज को एंड करने से पहले आर्यन, हमारे एक अनअकैडमी CTWT रिचुअल है जिसमें you will have to tag one topper जिन्हें हम अपने शो पे आप बुलाएंगे, उनसे कांटेक्ट में आएंगे। तो आप किसी को अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो who would that be? I will tag my friend Harsh Chen. He secured All India rank 21 in NEET and 48 in AIMS. All right, Harsh. Next is your time, and our team will get in touch with you very soon. Thank you so much, Aryan. Thank you so much for being with us today. It was lovely meeting you, lovely talking to you. And this was all about Camorale TV Toppers. Thank you so much. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's
Let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it,